वस्तु एवं सेवा कर के इस 34वें भाग में आपका पुनः स्वागत। एमकॉम अंतिम वर्ष लेखांकन जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार पेपर 203 प्रत्येक बार की तरह संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके अवलोकन हेतु स्क्रीन पर उपलब्ध जो इकाई वर्तमान में अध्ययन हेतु हम जारी रखे हुए हैं, यूनिट 4 उसे लाल रंग की स्याही से दर्शाया गया है। प्रोविजंस अंडर CGST एक्ट एंड रूल्स, CGST एक्ट और नियमों के विभिन्न प्रावधान, उसके बिंदु संख्या 1, 2 और 3 पर हम पूर्व के व्याख्यानों में बात कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे बिंदु नंबर 4 पर। रिपोर्ट्स रिलेटेड टू ITC एंड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इनपुट कर जमा एवं आउटपुट दायित्व संबंधी विवरणियाँ। इनपुट कर जमा संबंधी प्रावधानों की व्याख्या हमने पूर्व के व्याख्यानों में की थी। इनपुट कर जमा एवं आउटपुट दायित्व संबंधी विवरणियों के प्रावधान धारा 41 से 43 एवं नियम 65, 69 से 72 एवं नियम 74 में दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, claim for input tax credit and provisional acceptance thereof। इनपुट कर जमा का दावा और उसकी अंतरिम स्वीकृति। प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन जो निर्धारित की जाए कि स्वयं कर निर्धारण के अनुसार पात्र इनपुट कर का अपनी विवरणी में जमा लेने का हकदार होगा और ऐसी रकम अंतिम आधार पर उसकी इलेक्ट्रॉनिक जमा बही में जमा की जाएगी। धारा 41 उपधारा 1 के अनुसार। इस उपधारा 1 में निर्दिष्ट जमा का उपयोग केवल इस उपधारा में निर्दिष्ट विवरणी के अनुसार स्व निर्धारित आउटपुट कर के भुगतान के लिए किया जाएगा। धारा 41 उपधारा 2 के अनुसार। फॉर्म एंड मैनर ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न बाय एन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। बिंदु संख्या 2, इनपुट सेवा वितरक द्वारा विवरणी की प्रस्तुति। प्रत्येक इनपुट सेवा वितरक प्रारूप GSTR 6A में निहित विवरणों के आधार पर और जहां अपेक्षित हो विवरणों में जोड़ने के पश्चात सही करने या विवरणों को हटाने के पश्चात इलेक्ट्रॉनिकी रूप में प्रारूप GSTR 6 में विवरणी जिसमें कर बीजकों के विवरण दर्ज होंगे जिस पर जमा प्राप्त हुआ है तथा जिन्हें धारा 20 के अधीन जारी किया गया है, सामान्य पोर्टल के माध्यम से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से विवरणी प्रस्तुत करेगा। नियम 65। पॉइंट नंबर 3, मैचिंग, रिवर्सल एंड रिक्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट कर जमा का मिलान, परिवर्तन और वापस लेना।
यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति अर्थात प्राप्तकर्ता द्वारा किसी कर अवधि के लिए ऐसी रीति में और ऐसी अवधि में जो निर्धारित की जाए प्रत्येक आवक पूर्ति के विवरण संबंधित निर्धारित व्यक्ति अर्थात पूर्तिकर्ता द्वारा उसी कर अवधि या किसी पूर्व की कर अवधि के लिए उसकी वैध विवरणी में दी गई जावक पूर्ति के संबंधित विवरणों के साथ उसके द्वारा आयोजित माल के संबंध में सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के अधीन देय एकीकृत माल और सेवा कर के साथ और इनपुट कर जमा के दावों की प्रतिलिपि से मिलान किया जाएगा। धारा 41 उपधारा 1 के अनुसार उस आवक पूर्ति जो संबंधित जावक पूर्ति के विवरणों के साथ या उसके द्वारा सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत आयातित माल के संबंध में देय एकीकृत माल और सेवा कर के साथ मिलान होता है के संबंध में बीजकों का नाम पत्रों के संबंध में इनपुट कर जमा का दावा अंतिम रूप से स्वीकृत किया जाएगा और ऐसी स्वीकृति प्राप्तकर्ता को ऐसी रीति में जो निर्धारित की जाए भेजी जाएगी। धारा 42 उपधारा 2 के अनुसार धारा 42 उपधारा 3 के अनुसार जहां किसी प्राप्तकर्ता द्वारा किया गया दावा आवक पूर्ति के संबंध में इनपुट कर जमा हेतु किया गया दावा उसी पूर्ति के लिए पूर्तिकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक है या पूर्तिकर्ता द्वारा अपनी वैध विवरणियों में जावक पूर्ति घोषित नहीं की गई है, वहां अंतर ऐसे दोनों व्यक्तियों को ऐसी रीति में जो निर्धारित की जाए सूचित किया जाएगा। धारा 42 उपधारा 4 के अनुसार इनपुट कर जमा के दावों की प्रतिलिपि प्राप्तकर्ता को ऐसी रीति में जो निर्धारित की जाए सूचित की जाएगी। धारा 42 उपधारा 5 के अनुसार कोई रकम जिसके संबंध में उपधारा 3 के तहत किसी अंतर की सूचना दी गई है और जिसको उस माह की वैध विवरणी में पूर्तिकर्ता द्वारा ठीक नहीं किया गया है, जिसमें अंतर सूचित की गई है, को प्राप्तकर्ता की आउटपुट कर विवरणी में उस माह के जिसमें अंतर की सूचना दी गई है के अगले माह विवरणी आउटपुट में ऐसी रीति में जोड़ा जाएगा जो निर्धारित की जाए। धारा 42 उपधारा 6 के अनुसार इनपुट कर जमा के रूप में दावा की गई रकम जो दावों की पुनरावृत्ति के कारण आधिक्य पाई जाती है को प्राप्तकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस माह जिसमें पुनरावृत्ति सूचित की जाती है की विवरणी में जोड़ा जाएगा। धारा 42 उपधारा 7 के अनुसार प्राप्तकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा 5 के तहत जोड़ी गई रकम को घटाने का हकदार होगा यदि पूर्तिकर्ता धारा 39 उपधारा 9 में निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी वैध विवरणी में बीजक या नाम पत्रों के विवरणों को घोषित करता है। धारा 42 उपधारा 8 के अनुसार कोई प्राप्तकर्ता जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा 5 या उपधारा 6 के तहत कोई रकम जोड़ी गई है, जमा लेने की तारीख से उक्त उपधाराओं के तहत संबंधित जोड़ किए जाने तक इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 उपधारा 1 के तहत निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। धारा 42 उपधारा 9 के अनुसार जहां उपधारा 7 के तहत आउटपुट कर दायित्व पर किसी कटौती को स्वीकार किया गया है तो उपधारा 8 के अधीन देय ब्याज का प्राप्तकर्ता को उसकी इलेक्ट्रॉनिकी रोकड़ बही में संबंधित शीर्षक में रकम का ऐसी रीति में जो निर्धारित की जाए लौटाया जाएगा, परंतु किसी भी दशा में जमा किए गए ब्याज की रकम पूर्तिकर्ता द्वारा भुगतान की गई ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी।
धारा 42 उपधारा 10 के अनुसार उपधारा 7 के प्रावधानों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को प्राप्तकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस माह की उसकी विवरणी में जोड़ा जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है और प्राप्तकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम पर धारा 50 की उपधारा 3 में निर्धारित दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मैचिंग ऑफ क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट कर जमा के दावे का मिलान। आवक पूर्तियां जिनके अंतर्गत धारा 41 के तहत अस्थायी रूप से मान्य आयात भी शामिल है पर इनपुट कर जमा के दावे से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रारूप GSTR 3 में प्रस्तुत करने के लिए देय तारीख के पश्चात धारा 42 के तहत मिलान किए जाएंगे। ए, पूर्तिकर्ता की GST पहचान संख्या। बी, प्राप्तकर्ता की GST पहचान संख्या। सी, बीजक का नाम पत्र डेबिट नोट की संख्या। डी, बीजक या नाम पत्र की तारीख। और ई, कर की रकम। परंतु जहां धारा 37 के तहत निर्धारित प्रारूप GSTR 1 और धारा 38 के अधीन निर्धारित प्रारूप GSTR 2 को प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा बढ़ाई गई है, वहां इनपुट कर जमा के दावे से संबंधित मिलान की तारीख भी उसी के अनुसार बढ़ाई जाएगी। परंतु आयुक्त परिषद की सिफारिशों पर आदेश द्वारा इनपुट कर जमा के दावे से संबंधित मिलान की तारीख को ऐसी तारीख तक बढ़ा सकेगा जो उसमें निर्धारित की जाए। इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि प्रारूप GSTR 2 में उन बीजकों और नामपत्रों जिन्हें संशोधन के बिना प्रारूप GSTR 2A के आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकार किया गया था कि बाबत इनपुट कर जमा की दावा मिलान किया हुआ है, माना जाएगा यदि संबंधित पूर्तिकर्ता ने वैध विवरणी प्रस्तुत की है। इनपुट कर जमा का दावा यथा मिलान किया हुआ माना जाएगा जब दावा किए गए इनपुट कर जमा की रकम संबंधित पूर्तिकर्ताओं द्वारा ऐसे कर बीजक या नामपत्र पर देय उत्पादन कर के बराबर है या उससे कम है, नियम 69 के अनुसार। पॉइंट नंबर 5, फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड कम्युनिकेशन देयरऑफ। इनपुट कर जमा की अंतिम स्वीकृति और उसकी सूचना। नियम 70 उपनियम 1 के अनुसार धारा 42 की उपधारा 2 में निर्धारित किसी कर अवधि के संबंध में इनपुट कर जमा के दावे की अंतिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रारूप GST MIS 1 में ऐसा दावा करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को उपलब्ध कराया जाएगा। नियम 70 उपनियम 2 के अनुसार किसी कर अवधि के संबंध में इनपुट कर जमा का दावा जिसका मिलान नहीं होने पर सूचित किया गया है किंतु पूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा सुधार के पश्चात मिलान पाया गया है, अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रारूप GST MIS 1 में दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। पॉइंट नंबर 6, कम्युनिकेशन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रिवर्सल इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट कर जमा के दावे की सूचना और उसमें अंतर का सुधार
तथा इनपुट कर जमा दावे को परिवर्तित किया जाना। नियम 71 उपनियम 1 के अनुसार धारा 42 की उपधारा 3 में निर्धारित किसी कर अवधि के संबंध में इनपुट कर जमा के दावे में कोई अंतर है तथा ऐसे अंतर के चालू रहने के कारण उक्त धारा की उपधारा 5 के तहत जोड़े जाने के लिए उत्तरदायी उत्पादन कर के विवरणों को प्रारूप जीएसटी MIS 1 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसा दावा करने वाले प्राप्तकर्ता और प्रारूप जीएसटी MIS 2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में पूर्तिकर्ता को सामान्य पोर्टल के माध्यम से उस माह जिसमें मिलान किया गया हो कि अंतिम तारीख को या उससे पहले उपलब्ध कराए जाएंगे। नियम 71 उपनियम 2 के अनुसार ऐसा कोई पूर्तिकर्ता जिसे उपधारा 1 के तहत कोई अंतर पाया जाता है उस माह जिसमें अंतर पाया जाता है के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले जावक पूर्तियों के विवरण में उपयुक्त सुधार कर सकेगा। नियम 71 उपनियम 3 के अनुसार ऐसा प्राप्तकर्ता जिसको उपनियम 1 के तहत कोई अंतर पाया जाता है उस माह जिसमें अंतर पाया जाता है के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले आवक पूर्तियों के विवरण में उपयुक्त सुधार कर सकेगा। जहां अंतर उपनियम 2 या उपनियम 3 के तहत सुधार नहीं किया जाता है वहां अंतर की सीमा तक रकम उस माह जिसमें उपलब्ध कराई जाती है के अगले माह के लिए प्रारूप GSTR 3 में प्रस्तुत की जाने वाले उसकी विवरणी में प्राप्तकर्ता के उत्पादन कर दायित्व में जोड़ी जाएगी। इस नियम के प्रयोजन के लिए यह घोषणा की जाती है कि किसी पूर्तिकर्ता द्वारा सुधार से आशय उसकी वैध विवरणी में जावक पूर्ति के विवरणों को जोड़ना या सुधार करना है जिससे कि प्राप्तकर्ता द्वारा घोषित संबंधित आवक पूर्ति के विवरणों का मिलान किया जा सके। किसी प्राप्तकर्ता द्वारा सुधार से आशय आवक पूर्ति के विवरणों को हटाया जाना या उन्हें संशोधित किया जाना है जिससे कि पूर्तिकर्ता द्वारा घोषित संबंधित जावक पूर्ति के विवरणों को मिलान किया जा सके। नियम 71 उपनियम 4 के अनुसार Next point number 7 claim of input tax credit on the same invoice more than once out एक बार से अधिक उसी बीजक पर इनपुट कर जमा का दावा। आवक पूर्तियों के विवरणों में इनपुट कर जमा के दावों का दोहराव सामान्य पोर्टल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रारूप GST MIS 1 में पंजीकृत व्यक्ति को सूचित किया जाएगा। नियम 72 के अनुसार नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 मैचिंग रिवर्सल एंड रीक्लेम ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आउटपुट कर दायित्व में कमी का मिलान परिवर्तन और पुनः दावा करना। किसी पंजीकृत व्यक्ति यानी पूर्तिकर्ता द्वारा किसी कर अवधि में जावक पूर्ति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक जमा पत्र के विवरणों का ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर जो निर्धारित की जाए अग्रलिखित के लिए मिलान किया जाएगा। ए संबंधित पंजीकृत व्यक्ति यानी प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट कर जमा से संबंधित कटौती दावे के लिए उसी करावधि या अगली करावधि के लिए उसकी वैध विवरणी में और आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों का दोहराव। पूर्तिकर्ता द्वारा आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावा जो प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट कर जमा से संबंधित दावे में कमी का मिलान करता है को अंत में स्वीकार किया जाएगा तथा उसकी सूचना ऐसी रीति से जो निर्धारित की जाए पूर्तिकर्ता को दी जाएगी। जहां बाहर के व्यक्ति
पूर्तियों के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कमी इनपुट कर दावे से संबंधित कमी से अधिक हो जाती है या संबंधित जमा पत्र की प्राप्तकर्ता द्वारा उसकी वैध विवरणियों में घोषणा नहीं की गई है, तो इस अंतर की सूचना दोनों ऐसे व्यक्तियों को ऐसी रीति में दी जाएगी जो निर्धारित की जाए। आउटपुट कर दायित्व में कमी के लिए दावों की पुनरावृत्ति की सूचना पूर्तिकर्ता को ऐसी रीति में दी जाएगी जो निर्धारित की जाए। वह रकम जिसके संबंध में धारा 43 उपधारा 3 के तहत किसी अंतर की सूचना दी गई है और जिसको प्राप्तकर्ता द्वारा उस माह की विवरणी जिसमें ऐसे अंतर की सूचना दी गई है कि वैध विवरणी में ठीक नहीं किया गया है को पूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस माह के अगले माह में जिसमें अंतर की सूचना दी गई है कि विवरणी में उस रीति से जोड़ दिया जाएगा जो निर्धारित की जाए। धारा 43 उपधारा 5 के अनुसार। अब हम बात करेंगे धारा 43 उपधारा 6 के अनुसार। आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम जो दावों के दोहराव के कारण पाई जाती है को पूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस माह की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसे दोहराव की सूचना दी जाती है। धारा 43 उपधारा 6 के अनुसार आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती के संबंध में रकम जो दावों के दोहराव के कारण पाई जाती है को पूर्तिकर्ता के आउटपुट कर दायित्व में उस माह की विवरणी में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसे दोहराव की सूचना दी जाती है। धारा 43 उपधारा 7 के अनुसार पूर्तिकर्ता अपने आउटपुट कर दायित्व से उपधारा 5 के तहत जोड़ी गई रकम को घटाने का पात्र होगा यदि प्राप्तकर्ता अपने जमा पत्र के विवरणों को अपनी वैध विवरणी में धारा 39 की उपधारा 9 के अधीन निर्धारित समय के भीतर घोषित कर देता है। कोई पूर्तिकर्ता जिसके आउटपुट कर दायित्व में उपधारा 5 या उपधारा 6 के तहत कोई रकम जोड़ी गई है, इस प्रकार जोड़ी गई रकम के संबंध में आउटपुट कर दायित्व में कटौती के ऐसे दावे की तारीख से उक्त उपधाराओं में जोड़े जाने तक धारा 50 की उपधारा 1 के अधीन निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा। ऐसा धारा 43 उपधारा 8 में प्रावधान किया गया है। धारा 43 उपधारा 9 के अनुसार जहां उपधारा 7 के तहत आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती को स्वीकार कर लिया जाता है, वहां उपधारा 8 के तहत देय ब्याज का पूर्तिकर्ता को उसकी इलेक्ट्रॉनिकी रोकड़ बही में संबंधित शीर्षक में ऐसी रीति में जो निर्धारित की जाए रकम को जमा करके लौटा दिया जाएगा, परंतु किसी भी दशा में जमा किए जाने वाले ब्याज की रकम प्राप्तकर्ता द्वारा देय ब्याज की रकम से अधिक नहीं होगी। इसी प्रकार धारा 43 उपधारा 10 के अनुसार उपधारा 7 के प्रावधानों के उल्लंघन में आउटपुट कर दायित्व से घटाई गई रकम को पूर्तिकर्ता की उस माह की विवरणी के आउटपुट कर दायित्व में जोड़ दिया जाएगा जिसमें ऐसा उल्लंघन होता है। ऐसा पूर्तिकर्ता इस प्रकार जोड़ी गई रकम में धारा 50 उपधारा 3 में निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा। पॉइंट नंबर 9, प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग आईटीसी। निवेश कर जमा प्राप्त करने के लिए
कर विवरणी प्रस्तुत करने की प्रक्रिया। धारा 43 ए उपधारा 1 के अनुसार धारा 16 उपधारा 2, धारा 37 एवं धारा 38 में कोई भी प्रावधान होने पर भी एक पंजीकृत व्यक्ति धारा 39 उपधारा 1 में प्रस्तुत कर विवरणी की जांच कर सकेगा, वैधता प्रमाणित करेगा, सुधार करेगा एवं कोई भी अंश हटा सकता है। धारा 43 ए उपधारा 2 के अनुसार धारा 41, धारा 42 एवं धारा 43 में कोई भी प्रावधान होने पर भी प्राप्तकर्ता के लिए निवेश कर जमा प्राप्त करने एवं उसकी वैधता प्रमाणित करने की प्रक्रिया वह होगी जो इस संबंध में निर्धारित की जाए। धारा 43 ए उपधारा 3 के अनुसार प्राप्तकर्ता को निवेश कर जमा मिल सके इसके लिए पूर्तिकर्ता द्वारा कॉमन पोर्टल पर जावक यानी आउटवर्ड पूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी जो इस संबंध में निर्धारित की जाए। धारा 43 ए उपधारा 4 के अनुसार यदि उपरोक्त उपधारा 3 में किसी जावक पूर्ति का उल्लेख न किया जाए तो इसके संबंध में कर निवेश जमा प्राप्त करने की प्रक्रिया वह होगी जो इस संबंध में निर्धारित की जाए। इसमें यह भी निर्धारित किया जाएगा कि कितनी अधिकतम निवेश कर जमा प्रदान की जा सकती है। यह अधिकतम सीमा पूर्तिकर्ता द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के आधार पर उपलब्ध निवेश कर जमा के 20% से अधिक नहीं होगी। धारा 43 ए उपधारा 5 के अनुसार जावक पूर्ति में जो कर दिखाया गया है और जिसके लिए धारा 43 ए उपधारा 3 के अनुसार पूर्तिकर्ता ने विवरणी भी प्रस्तुत किया है, उसके लिए यह माना जाएगा कि यह उसके लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय कर है। धारा 43 ए उपधारा 6 के अनुसार उस जावक पूर्ति के लिए जिसका विवरण धारा 43 ए उपधारा 3 अथवा 43 ए उपधारा 4 के अनुसार दिया गया है परंतु जिसकी कर विवरणी प्रस्तुत नहीं की गई है पर कर चुकाने के लिए एवं प्राप्त की गई निवेश कर जमा के लिए पूर्तिकर्ता एवं पूर्तिकर्ता का प्राप्तकर्ता संयुक्त रूप से एवं अलग अलग रूप से जॉइंटली एंड सेवरली जिम्मेदार होंगे। धारा 43 ए उपधारा 7 के अनुसार धारा 43 ए उपधारा 6 के उद्देश्य से कर वसूल करने हेतु एवं गलत प्रकार से प्राप्त की गई निवेश कर जमा की वसूली हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किया जाएगा और इसमें 1000 रुपये से कम कर के मामलों के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। धारा 43 ए उपधारा 8 के अनुसार जावक पूर्ति के लिए प्रक्रिया सुरक्षा उपाय एवं कर भूमि की सीमा के संबंध में आवश्यक विवरण पंजीकृत व्यक्ति प्रदान करेगा। पंजीकरण से 6 माह में एवं यदि किसी ने कर के भुगतान में विलंब किया है और यह विलंब 2 माह से अधिक का है तो विलंब की राशि देय होने की तिथि से। नाउ द लास्ट पॉइंट 10th फाइनल एक्सेप्टेंस ऑफ रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी एंड कम्युनिकेशन देयरऑफ। इनपुट कर जमा की अंतिम स्वीकृति और उसकी सूचना। नियम 74 उपनियम 1 के अनुसार धारा 43 की उपधारा 2 में निर्धारित किसी कर अवधि के संबंध में उत्पादन कर दायित्व में कटौती के दावे की अंतिम स्वीकृति सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्रारूप GST-MIS 1 में ऐसा दावा करने वाले पंजीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। नियम 74 उपनियम 2 के अनुसार किसी ऐसी कर अवधि के संबंध में उत्पादन कर दायित्व में कटौती का दावा जिसे मिलान नहीं होने पर सूचित किया गया था परंतु
पूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता द्वारा अशुद्धि सुधार के पश्चात मिलान किया गया है अंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा और सामान्य पोर्टल के माध्यम से कोई प्रारूप GST-MIS-1 में ऐसा दावा करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। अब तक हम कुल 4 बिंदुओं पर अपना डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। शेष रहे बिंदुओं पर अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।